चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लगता है उसको हमने नाम दिया था लॉरेंज बल। जब भी किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो ये कण इस चालक के परितः ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। मतलब वो वहां पे फंस जाता है, वहां पे ट्रैप हो जाता है और वो चारों तरफ ऐसी वृत्तीय गति करने लगता है क्योंकि उस पर एक बल क्रियाशील हो जाता है। उस बल का नाम होता है लॉरेंज बल। ये हमने पिछली क्लास में देखा। अब यदि इस आवेशित कण की जगह पर इस चुंबकीय क्षेत्र में या ओरिजिनल चुंबकीय क्षेत्र में, देखो इसको नहीं देख रहे हैं हम, ओरिजिनल चुंबकीय क्षेत्र को देख रहे हैं। ये एक स्थायी चुंबक है जिसका एक सिरा N है, दूसरा सिरा S है। इनके बीच में ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये ओरिजिनल चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है। स्थायी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जो चुंबक के ध्रुवों के बीच में होता है, और अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जो धारावाही चालक के चारों तरफ गोल गोल शेप में होता है। तो ये हमारे पास एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है। यदि हम इस स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा एक धारावाही चालक रख दें, ये हमने एक तार रखा और इस तार में करंट फ्लो हो रही है। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक आवेशित कण को भेजा था फ्री। एक आवेशित कण चलता हुआ जाता है और वो गोल गोल घूमने लगता है। लेकिन उस आवेशित कण की जगह पर यदि कोई तार रख दिया जाए, ये तार, तो दो प्रश्न, क्या इस तार पर कोई बल क्रियाशील होगा? दूसरा प्रश्न, यदि होगा तो उसका मान, उसका काम क्या होगा और उसकी दिशा क्या होगी? तो इसको समझते हैं। देखो यहां ये एक तार है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, मतलब ये एक धारावाही चालक है। करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि इसमें आवेश मूव कर रहे हैं। विद्युत धारा की परिभाषा ये है कि आवेश का जहां भी फ्लो होता है, चार्ज जहां भी फ्लो होते हैं वहां विद्युत धारा होती है। तो इस स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक धारावाही चालक रखा। धारावाही चालक रखने का मतलब है उसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। और ऑर्स्टेड ने बताया था कि यदि किसी तार में आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका खुद का स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है ही। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगाएगा। ठीक है, ये बात तो तय है कि जब भी हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक ऐसे रखेंगे, ये हमने धारावाही चालक को रखा, तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि इस पर स्थायी चुंबक बल लगा रहा है। ठीक है, अब ये बल कितना लगता है, किस काम में आता है और इसका दिशा क्या होती है। ठीक है, इन तीन चीजों को ध्यान से देखो। तो ये जो एक तार है, इस तार की लंबाई है मान लो L। ठीक है, और इस L लंबाई के तार पर, इस L लंबाई की तार पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो इसे क्या करेगा, इसे चलाएगा या इसे घुमाएगा, और कितने बल से चलाएगा या घुमाएगा इसको हमें समझना है। आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में एक तार रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। उस तार की लंबाई L है, जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट का मान I है। तो इस पर एक बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये भी चुंबक है और इसके परितः भी चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम उस बल का मान ज्ञात करते हैं। तो कल जो हमने देखा था लॉरेंज बल, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, उसका मान होता है QVB। अब थोड़ा हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं। Q मतलब आवेश। विद्युत धारा की परिभाषा ये कहती है, विद्युत धारा I का मान होता है Q/T। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। विद्युत धारा
I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यदि हम इस T का यहाँ गुणा कर दें तो Q की वैल्यू आ जाएगी I इंटू टी। तो हम इस Q के प्लेस पर I इंटू टी लिख सकते हैं। Q जो कि एक आवेश था, अब क्योंकि यहाँ कोई आवेश तो है नहीं, यहाँ तो एक तार है, तो हमने इस Q को चेंज कर दिया। ठीक है, Q की जगह पे आ गया I इंटू टी। इसके बाद V वेग। 11वीं में आपने पढ़ा है वेग बराबर होता है विस्थापन या दूरी बटे समय। तो वेग के स्थान पे हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय। यहां से यहां तक का ये तार है, इसकी लंबाई L है, तो दूरी का मान हो गया L और समय का मान हो गया T। D चुंबकीय क्षेत्र है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस तार पर जो हमने ये करंट फ्लोइंग तार यहाँ पे रखा है जिसमें करंट है, इस तार पर ये चुंबक कितना बल लगाएगी, क्यों लगाएगी, ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसका भी चुंबकीय क्षेत्र है और इसका भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो बल तो लगेगा। कितना बल लगेगा उसको हम कल वाले फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है QVD। इसमें हमने Q को चेंज किया विद्युत धारा के सूत्र से, V को चेंज किया दूरी बटे समय से, ये T से T कैंसिल हो गया, तो बल का मान आ जाता है ILB। ये वो बल है जो धारावाही चालक पर लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर कितना बल लगता है, उसका आंसर है बल का मान होता है करंट, तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ILB। ये बल है जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक अनुभव करता है, उस पर लगता है। तो ये वो धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू ILB होता है। ये हमने उसका मान ज्ञात किया। अब हम ये देखते हैं कि इस बल से इस चालक का होता क्या है। ठीक है, ये जो चालक हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इस चालक का होगा क्या, तो वही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो हमने कल आपको बताया था, उसी को लगाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड की 3 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाया जाए कि वो तीनों परस्पर लंबवत रहे। तो इस प्रकार से हमने अपना हाथ सेट किया, लेफ्ट हैंड। ऐसा क्यों सेट किया, क्योंकि करंट ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए अंगूठा ऊपर की ओर है। अंगूठा किसके लिए रिजर्व है, करंट के लिए। तर्जनी किसके लिए रिजर्व है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। जैसे विद्युत क्षेत्र हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर, इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी N से S की ओर होता है। तो फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर या तर्जनी, जो भी आप इसको नाम देना चाहो, ये वाली उंगली N से S की ओर बता रही है, अंगूठा करंट की दिशा को बता रहा है। तो ये बीच वाली उंगली कहाँ बता रही है, ये बता रही है कि ये वाला जो पेन है, ये चालक है, इस पर लगने वाला बल इस बोर्ड से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये वाला जो चालक है, ये पूरा का पूरा ऐसे बोर्ड से बाहर निकल आएगा। ये जो यहाँ हमने रखा वो ऐसे इसके बाहर निकल आया, इधर ये वाला बल लगेगा। ठीक है, फिर से देखो, ये मध्यमा चुंबकी बाहर की ओर बता रही है, तो जो भी आप चालक को पकड़ के यहाँ पे रखोगे और जैसा ही इसको छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये चालक ऐसे बाहर आ जाएगा। हमने यहाँ रखा और ऐसे बाहर आ गया, ना ये इस तरफ जाएगा, ना इस तरफ, ना ऊपर, ना नीचे, बल्कि कहाँ जाएगा, मध्यमा से पूछो कहाँ जाएगा, तो ये बोर्ड से बाहर निकलेगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर निकल आएगा। तो गतिमान आवेश तो वही ट्रैप होकर रह जाता, फंस जाता है। लेकिन कोई धारावाही चालक जो है, उसको यदि हम यहाँ रखते हैं तो वो तुरंत झटके के साथ ऐसे बाहर निकल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इसको हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम आपको मोटर पढ़ाएंगे। मोटर शॉर्ट में आप थोड़ा देख लो अभी। जैसे हमने मान लो यहाँ पे केवल एक तार नहीं रखा, हमने इस तार को ऐसे चौकोर करके ये रख दिया, ऐसे रख दिया हमने इस तार को। ठीक है, ये हमने ऐसे चौकोर बना के और उस तार को यहाँ रख दिया। ये है मान लो वो तार, इसी केवल बाउंड्री देखना है। ये हमने यहाँ पर रख दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब इस वाली भुजा में करंट किस तरफ जा रही है,
इस वाली भुजा में करंट ऊपर जा रही है और इस वाली भुजा में राउंड पूरा करो यही करंट नीचे आ रही होगी। देखो यहां से करंट गई, ये गई और यहाँ नीचे आ रही होगी। तो यदि हम इसको यहाँ रखते हैं और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाते हैं तो यहाँ चूंकि करंट ऊपर की ओर जा रही है तो ये वाली भुजा तो बोर्ड से बाहर आएगी ऐसे, लेकिन इस वाली भुजा में करंट नीचे जा रही है तो ये ऐसा हाथ रखना पड़ेगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये वाली भुजा बोर्ड के पीछे जाएगी। ये समझ में आता है? ये वाली भुजा में करंट ऊपर जा रही है तो बोर्ड के बाहर आएगी और इसमें करंट दिशा उल्टी है तो ये बोर्ड के अंदर जाएगी। तो बताओ इस चालक का क्या होगा? यदि ये वाली भुजा बाहर आए और ये वाली भुजा पीछे जाए तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये घूम गया, ये वाला पोर्शन सामने आ गया, फिर वो नियम लग गया, फिर से ये घूम गया, तो ये ऐसे घूमता रहता है। ये समझ आया? जब केवल एक चालक था, केवल एक चालक, तो उस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन केवल बाहर की ओर थी। हमने एक चालक को रखा और ऐसे बाहर इसने फेंक दिया। लेकिन अगर चारों तरफ से ये चालक ऐसा है तो अब इस वाली भुजा पे फोर्स बाहर लगेगा, इस वाली भुजा में फोर्स पीछे लगेगा, तो ये जो है इस पे बाहर और इस पे पीछे, तो ये ऐसे घूमेगा। देखो ये वाला हिस्सा बाहर आ रहा है, ये वाला हिस्सा पीछे जा रहा है, ये घूम गया और फिर से ये ऐसे घूमेगा, बार बार घूमता रहेगा। जैसे जब तक ये घूमता रहेगा ये ऐसे घूमना शुरू कर दिया। इसके साथ हमने एक शाफ्ट लगा दी और अपना पंखा घुमा रहे हैं। तो ये सिद्धांत मोटर का है, आप इसको आगे पढ़ोगे, लेकिन इस सिद्धांत को याद रखना कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। पहली बात, कितना लगता है, ILB। दूसरी बात, और कैसे लगता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये वाला चालक इस क्षेत्र से बाहर आने का प्रयास करता है। ये तीसरी बात। तो बल लगता है, IBL लगता है और चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आने का प्रयास वो करता है। ये है धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो लॉरेंज बल इसको भी हम बोल सकते हैं। लॉरेंज बल हमने दो प्रकार से पढ़ लिया। पहला गतिमान आवेश पर, दूसरा धारावाही चालक पर। गतिमान आवेश पर जब चुंबकीय बल क्रियाशील होता है तो वो ट्रैप होके उसके चारों तरफ घूमने लगता है। धारावाही चालक पर जब चुंबकीय बल लगता है तो वो उस चालक को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर फेंकने का प्रयास करता है। दो बातें क्लियर हो गई। गतिमान आवेश पर जब चुंबकीय बल लगता है तो उसका मान QVB होता है। धारावाही चालक पर जब चुंबकीय बल लगता है तो उसका मान ILB होता है। तो ये इन दोनों में दो डिफरेंस है, दो अंतर है। फिर से, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, क्या प्रभाव होता है? तो गतिमान आवेश गोल घूमने लगता है, लेकिन धारावाही चालक उस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर फेंकने का प्रयास करता है। हाँ, यदि ये पूरा चालक ऐसे कॉइल के रूप में हो तो वो भी घूमेगा, हम पढ़ेंगे उसको आगे चल के। फिलहाल तो हमें केवल एक ही चालक को देखना है कि ये चालक इसके बाहर जाने का प्रयास करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। और दूसरा अंतर क्या है, गतिमान आवेश पर जो फोर्स लगता है वो QVB होता है और धारावाही चालक पर जो फोर्स लगता है वो IBL होता है। ये दो हो गए अंतर। अब इन दोनों में दो समानताएं देखिए। समानताएं, इन दोनों बलों का नाम लॉरेंज बल है। ठीक है, इन दोनों बलों का नाम क्या है, लॉरेंज बल। दूसरी समानता, इन दोनों बलों की डायरेक्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही ज्ञात की जाती है। दोनों बलों की डायरेक्शन ज्ञात करने का एक ही नियम है और वो नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर और धारावाही चालक पर लगने वाले बलों में दो समानताएं और दो असमानताएं लिखिए, तो आप लिख सकते हो आसानी से। फिर से, समानताएं कौन कौन सी हैं? दोनों का नाम लॉरेंज बल है और दोनों की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है।
असमानताएं कौन कौन सी हैं? गतिमान आवेश पर QVB, धारावाही चालक पर IBL। गतिमान आवेश उसके फलितः वृत्तीय गति करने लगता है और धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आने का प्रयास करता है। अब इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है नेचर में, प्रकृति में, जो आपके एनसीईआरटी की पुस्तक में भी लिखा है। इसको आप नोट कर लेना क्वेश्चन को कि 2 समानताएं और 2 असमानताएं लिखिए, अपने आप इसको लिख लेना आप। अब थोड़ा इसके बारे में एक चीज बताना चाहते हैं आपको हम, फिर इसको पूरा खत्म करते हैं। उत्तरी ध्रुव के ऊपर या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पृथ्वी पर जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, वहां पर आकाश में बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी सुंदर सी कभी कभी लाइट दिखाई देती है। आकाश में प्रकृति के द्वारा वो लाइट को जलाता नहीं है, कोई आतिशबाजी नहीं होती है, अपने आप प्रकृति से ही कभी कभी कुछ लाइट्स दिखती है उत्तरी ध्रुव के ऊपर आकाश में और दक्षिण ध्रुव के ऊपर आकाश में। उत्तरी ध्रुव के पास कनाडा है, अमेरिका का शहर, उसके एकदम वहां पास में है नॉर्वे है, तो नॉर्वे के ऊपर कभी कभी आकाश में बड़ी इंटरेस्टिंग लाइट दिखती है। और दक्षिण ध्रुव पर जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो ऑस्ट्रेलिया से लोग वहां जाते हैं वो लाइट कभी कभी देखने के लिए। कभी हम भी चलेंगे, टाइम मिलेगा तो, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर जिंदगी में एक बार आपको जाना चाहिए, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग लाइट होती है। वो लाइट देखने के लिए दूर दूर से लोग बाग आते हैं। देखो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जो लाइट है, ये देखो, दिख रही? ये तो सूरज जैसी है। हाँ देखो देखो, ध्यान से देखो, देखते जाओ। हाँ सर। जी सर, देख रही। ये तो आगे पीछे भी हो रही है। हाँ, ये लाइट चलती रहती है, यहाँ से वहां मूव करती रहती है। कभी कभी लाल रंग की लाइट दिखती है, कभी कभी ग्रीन दिखती है। देखो ये ग्रीन दिख रही है, जी सर, दिख रही। कभी पिंक दिखती है। तो ये ऐसी लाइट हमें दोनों ध्रुवों के ऊपर दिखती है। आप कभी सर्च करना, गूगल करना, यूट्यूब पर देखना, उत्तर ध्रुवीय ज्योति, इसका नाम होता है उत्तर ध्रुवीय ज्योति। ये कहां से आती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है नेचर का, जो कि इसी पर डिपेंड है कि गतिमान आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो ट्रैप हो जाता है और गोल गोल घूमने लगता है। इसी पर डिपेंड है। ठीक है, हम आपको एक दिन का टाइम दे रहे हैं, अगली क्लास में हम आपको इसका कारण बताएंगे, आपको इसका उत्तर बताएंगे। तब तक आप लोग सर्च करें, ढूंढें, खोजें कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति जो कि आकाश में नॉर्वे के ऊपर या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर आकाश में हमें विभिन्न प्रकार की लाइट दिखती है, वो लाइट क्यों दिखती है और अलग अलग प्रकार की लाइट्स क्यों दिखती हैं, कभी पिंक, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी ऑरेंज, ठीक है, कभी येलो, तो ये सब क्यों दिखती हैं, क्या कारण है इसका? हिंट हम आपको ये दे सकते हैं, हिंट केवल ये है कि लॉरेंज बल इसका कारण है। जब भी कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के परितः गोल 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 वृत्तीय गति करने लगता है। अब सोचना आपको ये है कि आकाश में आवेशित कण कहां से आए, आकाश में चुंबकीय क्षेत्र कहां से आया, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये धारावाही चालक हो या ओरिजिनल चुंबक हो, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे इसका चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे इसका चुंबकीय क्षेत्र हो, जब भी कोई आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वो इसके परितः ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ये कोई धारावाही चालक है, यहां से ये कण आया और ये फंस गया, अब इसके बाहर इसका जाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, कभी कभी निकल भी जाता है कि बहुत तेज स्पीड से घूमेगा तो निकल भी जाएगा,
तो इसलिए हम पॉसिबल तो नहीं बोलते, बहुत मुश्किल है कि इसका बाहर निकल पाना, ऐसे घूमता रहेगा। यहाँ भी यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में भी कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा तो ये भी इन बल रेखाओं के परितः ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के परितः ऐसे 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 घूमता रहेगा। ठीक है, ये कारण है, ये आपके लिए हिंट है। अब आपको ये काम करना है कि आप गूगल पर देखो, यूट्यूब पर देखो, किसी से पूछें, जो भी आपको समझ में आया वो करें, लेकिन अगली क्लास से पहले हमें ये बताएं कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर आकाश में ये कलरफुल लाइट क्यों दिखती है। ठीक है, हाँ, आपको अगली क्लास में इसका आंसर देंगे।